हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा। बहुत ही मैंने रिसर्च किया है इन क्वेश्चंस पर। आपके लिए एक्सप्लेनेशन मैं ऐसा दूंगा कि आपको इनके अलावा भी आपको कई क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। आइए देखेंगे हम इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से, और हाँ बता दूं इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी आपको 3 जो विषय सब्जेक्ट के हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी तत्व हाइड्रोजन गैस कौन निकालेगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर हो। आपने एक बरीता टेबल पढ़ी होगी, जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर होगा, जो जिस गैस को निकालता है वो उससे ऊपर होना चाहिए धातु। और उससे ऊपर धातु आप जानते हैं कि जिंक ही एक ऐसी धातु जो कि इसमें बाकी सभी कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन से नीचे हैं। हाइड्रोजन से नीचे है तो इसका मतलब ये जो है बरीता टेबल के नीचे, इसका मतलब वो क्रिया कर ही नहीं पाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए बिल्कुल क्या किसका उपयोग कर दीजिए, तो सबको ही जानता है फिटकरी। बिल्कुल आपका सही जवाब है फिटकरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या है। देखिएगा, दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल अम्ल की आप परिभाषा देखें, इसमें आप हाइड्रोजन संख्या निकाल करके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा, जितने कम जो हमारे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक जो होती है वो दुर्बल अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखिएगा HCN आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। ये प्रबल अम्ल है तो आप जानते हैं H पॉजिटिव आयन, आपने परिभाषा पढ़ी होगी आर्हेनियस सिद्धांत। उसमें परिभाषा दी जाती है कि वो जिसका जलीय विलयन क्या हो, H पॉजिटिव आयन जितना अधिक होता है वो उतना ही प्रबल होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन। अगर आगे चलते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये तो आप जानते हैं, कक्षा बहुत ही छोटी कक्षाओं से आप पढ़ के आए हैं। बिल्कुल नीला कर देता है तो इसका pH मान आपको निकालना है। ठीक है, तो pH आप जानते हैं नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्षार होना चाहिए। जितने पैरामीटर दिए गए हैं 1, 4, 5, ये सभी किसके लिए, अम्ल के लिए है। यानी और वो कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्षार है। क्षार है तो मतलब उसका 7 से ज़्यादा होगा pH। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर एक ही मिला हमें, क्या, 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आपको कई क्वेश्चन ऐसे pH के दे देगा तो आप कर लीजिएगा। pH आप जान दे, चलो मैं एक बार स्केल बना देता हूँ। देखिएगा, आप 7, जितने भी 7 होता है वो उसको उदासीन माना जाता है। और जब 7 से आगे जाता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय विलयन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जानते हैं कि जल के साथ क्रिया करके H2SO4 यानी अम्ल बनाता है। इसका मतलब इसका जो है pH 7 से कम होगा, मीन्स हमारा जी अम्लीय कहलाएगा विलयन। ठीक है, धोने धोने के सोडा का जी तो आप पढ़ के आए हैं, क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है। इसका फॉर्मूला इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान इतना। देखिए H पॉजिटिव आयन जब भी देता है तो आपको सिर्फ यहाँ देखो कितनी घात है, -5 है, बस इसकी उल्टी कर दो यानी +5 इसका आंसर हो जाएगा। जितनी घात होती है उसका निगेटिव विपरीत चिन्ह क्या होगा, उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है। बिल्कुल, मैथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय होता है, तो इस वजह से वो कैसा होता है, लाल होता है। क्षारीय विलयन का pH क्या होता है, अभी हमने बताया 7 से अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ABCD विलयन में pH मान क्रमशः इतने इतने दिए गए हैं। इसमें पूछा सर्वाधिक क्षारीय कौन है, तो जिसका pH ज़्यादा वो क्षारीय। तो क्षारीय कौन है हमारा, प्रश्न ए, यहाँ से देखो इसका मिलाओ, यहाँ पे ए, तो ये ऑप्शन कहाँ पर, सी पर, यानी कि हमारा ए विलयन का सबसे ज़्यादा क्षारीय है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, कवर जरूर करिएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो आप जानते हैं Mg, बिल्कुल। अभी देखो इसमें आया हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, तो इसमें अभी pH मान का वही उठेगा। देखिए, अभी हमने उसमें पहला जो प्रश्न आया था, हमने क्या बताया कि अक्सर ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए, Cu जो होता है हाइड्रोजन से नीचे है, प्लेटिनम भी नीचे है, और पारा भी नीचे है। इसका मतलब हमारा मैग्नीशियम ही किससे मतलब आगे है, किससे, हाइड्रोजन से।
अगर आप कहें तो इसकी बायोडाटा टेबल में अंत में दे दूंगा, आप जो है वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं Mg इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी विलेन का पीएच मान इतना है तो उसमें उपस्थित H पॉजिटिव आयन निकालना है। तो आप जानते हो उसके ऋण पावर कर दीजिए उतनी पॉजिटिव, जैसे अभी हमने बताया था लॉगरिथमिक में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न है हमारा, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻ मोल प्रति लीटर है। हाइड्रोक्साइड आयन का दिया है, मतलब OH नेगेटिव का दिया है, तो इसका मतलब आप जो है ऐसा नहीं कर देना कि प्लस का 12 पर टिक लगाया है। यानी OH का दिया है तो हमें पहले H पॉजिटिव आयन निकालना पड़ेगा। H पॉजिटिव आयन निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 की, आप जानते हैं 10⁻⁻14 तक होता है, तो 12 दिया, तो इसका मतलब 10⁻⁻2 क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण होंगे। और इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो यानी हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा +2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबल क्षार क्या है। देखिए प्रबल क्षार क्या है, आप जानते हैं जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वहाँ पर कुल मिला के ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसमें देखिए CaOH का होल ट्वाइज है, इसमें KOH है, MgOH है। अब आवर्त सारणी में जैसे ही बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब KOH जो है प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक है, यानी KOH इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण आप जानते हैं जितने H और लगे रहते हैं वो ये अम्लीय लवण होता है, इसलिए H हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए उदासीन विलयन के लिए कथन सत्य असत्य कह रहा है। तो उदासीन विलयन के लिए आप जानते हैं उनका pH इतना होता है, बिल्कुल सही कह रहा है जी, ये गलत कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C। उदासीन विलयन का pH कभी भी 0 नहीं होता, उसका हमेशा मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन क्या होगा, बिल्कुल 5 है तो इसका मतलब अम्लीय होगा, ये आप जान चुके हैं। शुद्ध जल का pH आप जानते हैं, शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है, इसलिए इसका क्या कहलाएगा, +7 आएगी। अगला प्रश्न है, pH के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा इसमें लिखा है कि क्षारीय विलयन की pH 0 से 14 होती है, जो कि गलत बात है ना। आप जानते हैं 0 से 14 का जो आपने pH स्केल होती है उसमें 3 में बटा होता है, ये तो कह रहा है क्षारीय विलयन 0 से 14 होती है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, यही आंसर अपना हो जाएगा। आसुत जल का आयनिक उत्पादक क्या होगा, यानी आसुत जल का मतलब होता है कि अशुद्ध जल का उत्पादक, आयनिक उत्पादक क्या होगा। तो आपको आसुत जल का हमेशा ध्यान रखना, कितना होगा, 10⁻⁻14 होगा। अगला प्रश्न है, आसुत जल में H आयन की सांद्रता कितनी होती है। तो आसुत जल में इसका देखिएगा, एक इसको करेक्शन कीजिए, माफ़ी चाहते हैं। तो देखिएगा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें आंसर जो है गलत दिया गया, गलत छपा है। आसुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल का, तो इतना अपना जी आ जाएगा, 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर सही है इसका करेक्ट आंसर, माफ़ी चाहते हैं। आसुत जल में H+ की आयन की सांद्रता कितनी होती है, बिल्कुल 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर H2SO4 के जलीय विलयन में pH का मान कितना होगा। pH का मान अब आया है, यानी अम्लीय है, अम्लीय तो मतलब 7 से कम होगा। अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा प्रश्न आया एक और इम्पोर्टेंट, कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथिलीन आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा है। सूचक का रंग कैसा होता है, बिल्कुल जो फिनोल्फिथिलीन होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है, जो कि अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को चुनने में प्रयुक्त होता है। अम्लीय विलयन का pH कितना होता है जी, तो आप बन जाएंगे, हटाते हैं इस प्रश्न को। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो एसिटिक अम्ल का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, CH3COOH ये होता है। तो इसमें देखिए H+ आयन निकल जाता है, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव हो जाता है, H+ आयन निकल जाता है, इसमें 1 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का pH मान क्या होगा। देखिए कॉपर सल्फेट विलयन का जो pH मान होगा, जानते थोड़ा सा जो है अम्लीय होता है, इस वजह से ये 7 से कम ही होगा इसका, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नियोन है, तो नियोन आप जानते हैं अक्रिय गैस है, जो कि आप सभी अक्रिय गैस जान लीजिएगा, है ना। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या है हमारे अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किन्हें कहते हैं, जिनका अष्टक कैसा होता है, पूरा भरा रहता है। ठीक है, 2 8 मतलब 2 8 फिर क्या हो जाएगा 18, है ना, 32, इस प्रकार से उसके पूरे कोष भरे रहते हैं, इसलिए उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो Li बिल्कुल धातु है, बाकी सभी क्या है हमारे, हेलियम अक्रिय गैस है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है,
है ना। तो लिथियम एक ऐसी धातु है जो कि हमारी धातु है, बाकी सब क्या है, अक्रियस और हमारे वे हैं, ठीक है। मुद्रा मिश्र धातु है, तो मुद्रा आती है, मुद्रा धातु जो होता है उसमें आपका जो है कॉपर जो है 95% होता है और 4% इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लाल दवा का सूत्र आप जानते हैं KMnO4 होता है, इज द राइट आंसर। मेट में क्या पाया जाता है आप जानते हैं, मेट में क्या होता है, वही कॉपर गिलास, आपने भाजन की क्रिया पढ़ी होगी, तो CO2FeS का मिश्रण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फफोलीदार कॉपर बहुत बेहतरीन है, कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो फफोलीदार कॉपर में क्या होता है, 2% जो है अशुद्ध कॉपर मिला होता है, इसलिए ये आंसर, बाकी शुद्ध होता है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। SO2 का जली बलिंग H2SO4 से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है, इससे SO2 कार्य करती है। बिल्कुल, देखिए जब SO2 H2S से क्रिया करके क्या कर देता है, सल्फर को निकाल देता है, मतलब जो सल्फर है, जब भी आप देखें ध्यान रखिएगा, SO2 वो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन को निकाल करके सल्फर को अवक्षेपित कर दे, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन हटी, मतलब ऑक्सीजन हटी तो यानी अपचयन क्रिया हुई, और जो अपचयन होता है जो करता है वो उसको ऑक्सीकारक बोला जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल Na3Al F6 होता है, इसको याद रखिए। क्रायोलाइट बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। देखिए हाइड्रोजन नहीं करती, हमने क्या बताया कि जो अपनी Fe है, Zn है, Mg है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये सभी हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, लेकिन कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, इसलिए ये क्या करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। अगला है पीतल कैसी है, पीतल जानते हैं कि मिश्र धातु होती है, इसलिए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल, देखिए वायु में गर्म करते हैं तो हमारा कहलाता है वर्जन, और जब हम वायु की अनुपस्थिति में करते हैं तो वो कहलाता है निष्तापन। आप जरूर अच्छे से ध्यान करिएगा, एक प्रगलन होता है, ठीक है। मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु आप जानते हैं कि Ag होता है, यानी सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी का क्या है, एक उपधातु है, बिल्कुल। अमलगम क्या होती है, मिश्र धातु होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से कवर करिए। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पोटेशियम ऊपर है हाइड्रोजन से, इसलिए करेगा, बाकी सब नीचे नहीं करेंगे। अब आता है ताम्र ग्लांस का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल इसी को कॉपर ग्लांस भी बोलते हैं, CO2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, तो आप जानते हैं AgNO3 एक ऐसा है जो कॉपर धातु के साथ क्रिया करके विस्थापित नहीं करता है। अगला आगे बढ़ते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि करते हैं, बिल्कुल आपकी सभी विधियाँ इसमें, वैसे तो जिंक का है, आपका भी कोई ग्रीस का, वैसे ये सभी इसका करेक्ट ज़्यादा आंसर है, क्योंकि इसमें लेकिन पार्टिकुलर केस में यदि ये सभी ना आए तो आपको फिर जो है जो सी ऑप्शन है वो लगाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। SO2 का जलीय जो वैसे जो हो गया है, इसको हम ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ तक हो गए हैं प्रश्न। चलिए, हाँ अब यहाँ से चलना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम, कार्बन तो अभी करेगा नहीं क्योंकि CO2 गैस बनेगा, वो तो अब उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि गलनांक उच्च गलनांक वाला कार्बन तो होता नहीं है, ना ही सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या कहलाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम। इस आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से करना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन की परत क्यों होती है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऐसा कोई नहीं है, महंगा नहीं है, वो अभिक्रियाशील अधिक करता है, इस वजह से, ठीक है। अरे सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, इसको क्वेश्चन को हम फिर से इसको लाते हैं सही पोजीशन पे, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तांबे का इसका सूत्र क्या होता है, CO2S, आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है। कॉपर पायराइट का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। CuFeS2 धातु का वह गुण धर्म जिसके कारण इससे पतले तार बनाए जाते हैं। देखिए धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, इसको जितना खींचे उतना खींच जाती हैं ज़्यादातर, है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है। वह पैकेज जिसके कारण चांदी
के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल भी संक्षरण होता है, यानी उसमें क्षरण होने, जैसे लोहे में जंग लग जाती है वैसे ही इसमें भी, सोने चांदी में भी हो जाता है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु में मरकरी और एक अवयव के रूप में होता है? तो जिंक अमलगम होता है, इसके लिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः अधातु विलयन के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, क्योंकि हीरा तो है नहीं है, फुल्लीन भी नहीं है, ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न, आपने सेलों में देखा होगा उसमें ग्रेफाइट लगा होता है, ठीक है ना। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी परत की एक परत होती है, उपयोग की जाने वाला एक पदार्थ होता है, बिल्कुल पीवीसी होता है, ठीक है। पीवीसी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठोस प्रकृति की निम्नलिखित में से धातु कमरे के ताप पर द्रव्यमान करती है? बिल्कुल, ये तो एच है, इसको कुछ सोचना ही नहीं है ना। प्रज्वलन के CU अयस्क में सिलिका हटाता है, क्या हटाता है? FeO2O3 को। यानी आप है ना कक्षा 10 12 ये अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा आपका PCM का, जी गारंटी है, ठीक है। अगला है, कॉपर के प्रज्वलन में बेसिमर परिवर्तक का स्तर होता है? बिल्कुल, इसमें चूने का होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो Ag नहीं होती, बाकी सब होती है, ठीक है, Ag नहीं होती है। अगर आगे बढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, इसको हटाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है? जो द्वितीय होता है उसमें कितने होते हैं हमारे? 8 तत्व हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये तत्व परिवर्ती संयुक्त प्रकट करते हैं, कौन से संयुक्ति परिवर्तन कौन से करते हैं? संकर्ण तत्व की परिभाषा आप देखेंगे तो वे तत्व जो संयोजी परिवर्ती संयुक्त करते हैं वो परिभाषा होती है, इसलिए इसका संकर्ण तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं आप जानते हैं हेलिना की रब से फरियाद, यानी LiNa होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LiNa। आगे बढ़ेंगे, किसी तत्व की विद्युत चालनात्मकता सबसे अधिक होती है? तो आप जानते हैं जितना तत्व ऊपर होगा वो बाईं ओर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है विद्युत धनात्मकता पाई जाएगी, यानी पोटेशियम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक हाइड्रोजन संयुक्ता होती है समूह के तत्वों की? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सबसे समान तत्व में चौथे वाला जो है ना वो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ABCDE परमाणु क्रमांक इतने इतने हैं, तत्वों कौन सा एक समान समूह में संबंधित है? तो समान समूह में संबंधित है, आपको क्या करना है? सबसे पहले इनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, बस समान समूह के निकाल लेना है। समान समूह कैसे? इसके स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, आसानी से आ जाएंगे। A और C इसमें दिया गया है, आसानी से निकाल लेंगे आप, ठीक है। नहीं, जो क्वेश्चन में आप डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम कमेंट में ही आपको वो चीज़ डिफाइन कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमें और भी क्वेश्चन करना, वैसे हम ज़्यादातर एक्सप्लेन ही करके चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोई तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं उसका परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए, आपकी परमाणु क्रमांक क्षारीय बनाते हैं, क्योंकि 18 तो बनाएगा नहीं, अक्रिय गैस है, इसी प्रकार 14 7 14 होता है, जी अपना कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन, ये बनाएगा नहीं, क्योंकि हमें तो क्षारीय ऑक्साइड चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आपका जो आ गया पोटेशियम, ये जरूर बनाएगा क्षारीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो कि आपका अम्ल की तरह व्यवहार करे, है ना। तो परमाणु क्रमांक 7 वाला क्या करेगा? बनाएगा। 7 में कौन है हमारा? नाइट्रोजन अधातु, यानी अधातु रहेंगे तो वो ज़्यादातर क्या बनाएंगे? अपने अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एक सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं, यह तत्व में किस वर्ग से संबंधित है? बिल्कुल, इसमें हैलाइड बनाएंगे तो ये उप धातु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आवास सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर उसमें क्या नहीं बढ़ता? यानी ऊपर से नीचे जाने पर आप जानते हैं संयुक्ता ज्यों की त्यों रहती है। आपके दाब लगाइएगा, आप जैसे आप उस समीकरण को लिखें, मतलब क्या है? लीना की रब से पर सबकी संयुक्ता क्या होगी? एक एक होगी, मतलब आवर्त में जो रहती है उनकी संयुक्ता सीध में कैसी रहती है? समान रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में अधिक है?
जिसमें अधिक होंगे वो कैसे निकालेंगे, सबके क्रमांक याद है, आप इसका 15 है, बाकी सब छोटे, तो इसी पी का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों के गुण निर्भर करते हैं, बिल्कुल सभी पर करती है, इसलिए उपरोक्त सभी ठोको। वैसे तो गुण है प्रोटोनों पर करते हैं, लेकिन आप जानते हैं न्यूट्रॉनों पर भी करती है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी, अच्छा सॉरी इसमें उपरोक्त सभी नहीं है, इसका ट्रेन तो अब आपको प्रोटोन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटोन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसी से तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही से तो पूरे गुण निर्धारित होते हैं ना। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूरेनियम है, यूरेनियम आप जानते हैं अंतः संकर्ण धातु है, जो कि आवास सारणी के बाहर रखी गई हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जो एक्टिनाइट और लेंथेनाइट श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। परमाणु क्रमांक 18 का तत्व कैसा है, आप जानते हैं 18 तत्व कैसा अक्रिय है गैस है, इसलिए इसका शून्य वर्ग में रखी गई। कौन से वर्ग में, शून्य में। जितनी भी अक्रिय गैसें रखी गई हैं शून्य वर्ग में रखी गई हैं। ठीक है, यदि एक एम ऑक्साइड का सूत्र MO है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। देखिए MO है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, मतलब इसमें M जो तत्व वो 2 वैलेंसी वाला है, और नाइट्रेट कैसा होता है, 1 वैलेंसी वाला, यानी कि हमारा इसका करेक्ट सूत्र क्या बनेगा, MnO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी आपका Al2O3 होता है, अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, तो Mg है आपका दोस्तों मित्रों, क्या है Mg, ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। अब अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऑक्साइड क्या होता है, जो ऊषा मतलब जो फास्फोरस जितने भी ऑक्साइड हैं सभी उसमें से संबंधित है, तो P2O5 मारेंगे टिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा क्षारीय धातु है, बिल्कुल Be है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो Be। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ये तो हमने बता दिया है, विकर्ण संबंध है, तो Li का किसके साथ है वो हमें देखना है। तो Li का जो होता है Mg के साथ होगा, तो होता है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आवर्त शून्य समूह कहा जाता है, Hg को कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधुनिक नियम किसने दिया, तो मोजले ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर जरूर करिएगा। आइए देख लेते हैं कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। मनुष्य वृक्क का एक तंत्र भाग है जो कि संबंधित है उत्सर्जन। जो वृक्क का काम जो होता है वो उत्सर्जन का होता है मेन तौर पर। ठीक है, आधा पादप में जाइलम क्या करता है बेटा, देखो जो जाइलम और एक फ्लोएम होता पढ़ा होगा आपने। तो जाइलम करता है जल का वहन और फ्लोएम करता है भोज्य पदार्थों का वहन, इसलिए यहाँ पर जल का, क्योंकि जाइलम पूछा है इसलिए जल किसको करेगा, जल का परिवहन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है, यानी कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसको आप याद रखेंगे 38 अणु करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17% होती, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, श्वसन की बाहर निकली वायु में ये हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को आप कवर जरूर करिएगा। लिखा है श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, बिल्कुल ऑक्सीकरण का क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया में। एक होता है श्वसन, एक होता है सांस लेना, दोनों ही अलग अलग परिभाषा होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। श्वसन क्या होता है, जो ग्लूकोज बनता है उसका ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, इसे कहते हैं श्वसन। और जबकि जो हमारा सांस लेना है, वो सांस लेना क्या होता है, CO2 को लेना, CO2 को बाहर निकालना और O2 को लेना, ये सांस लेना कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होते हैं, B और C होते हैं, ध्यान रखेंगे। और बाकी सभी काय में है हमारे मतलब जो है वसा में घुलनशील है। प्रकाशन से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहलाती है जल से। आगे बढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ बनता है, कोश का द्रव में बनता है, ध्यान रखेंगे आप। रुधिर, शुद्ध रुधिर के शरीर, अगर हम एक प्रश्न और पूछ लें कि माइक्रोकांडिया से संबंधित कि ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के भागों में ले जाती हैं महाधमनियाँ ले जाती हैं, बाकी जो है सिराएँ जी नहीं ले जाती हैं। ठीक है, शुद्ध कहा ना उसने। फिर आता है फुफ्फुस, पल्मोनरी सिरा खुलती है, आप जानते हैं बाय अलिंद में खुलती है, क्योंकि पल्मोनरी जो सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को जो है ले जाती है, इस वजह से ये बाय अलिंद में खुलती हैं। आगे बढ़ेंगे। रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिका में उत्पन्न रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया होता है दोस्तों। कौन सा होता है, हीमोफीलिया। प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जाता है, यह कथन है किसने, लैंडस्टीनर ने दिया था।
जिनका इन्होंने क्या रक्त समूह की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यकृत संश्लेषण करता है, शर्करा का करता है दोस्तों। वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन होता है। शुद्ध रक्त क्या करता है? बहुत आसान से क्वेश्चन से आप आसानी से देखते जाइएगा, जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा वो हम बताते जाएंगे। अगला आता है एटीपी तथा NDPV2H का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? लाइसोसोम्स करते हैं, ध्यान रखेंगे। एटीपी का निर्माण किसमें करता है? जो है लाइसोसोम्स करते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है कहाँ से आता है? बाह्य से। जितने भी शुद्ध रक्त का संबंधित रहेगा वो बाह्य से ही होगा। अगला है पाचन क्रिया में पूर्ण होती है। बिल्कुल बढ़िया जो होती है वहीं पर जो है भोजन पच जाता है, फिर वहाँ से जो है एनएस के मार्ग से जो है बाहर निकाल जाता है। देखिएगा, अब आते हैं शुक्राणु, ये नर होता है अंडाणु जी, आप जो है पढ़ लीजिएगा। आइए हम इनकी डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं होता है, तो इसमें आप शरीर की वृद्धि में नहीं कहते, बाकी जितनी भी हड्डी पेशी सभी का नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो कि पुरुष में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि हमें मादा में चाहिए, यानी शुक्र वाहिनियाँ जो वाहिका होती है वो मादा में नहीं होती है, ये किस में होती है? पुरुष में होती है। मनुष्य का वैषण देह गुहा के बाहर होता है, क्योंकि उनका ताप जो होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए बाहर होता है वैषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथियाँ हैं, तो आप जानते हैं नर में क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होती है, और एपिडाइमिस ये जितनी भी जी किस में होता है? लेडीज में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस लिए। मानव मादा में निषेचन होता है, आप जानते हैं फैलेमिनियम नलिका के द्वारा होता है, जो नलिका होती है ना उस वहाँ से जो है शुक्राणु जाते हैं, तब जा कर के जो है वो होता है, ठीक है, इसमें योनि में मत लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए में क्या पाया जाता है? तो बिल्कुल डीएनए में जो है केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मुकुलन की विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो आप जानते ईस्ट, ध्यान रखेंगे, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है, अमीबा में जो विखंडन के द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनकों में से संतति संप्रेरित होने वाले लक्षण विद्यमान होते हैं, बिल्कुल जीन जो होता है वो करते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकोश में आप जानते परागकण होते हैं, जो किसी के नाम पर आधारित है, ठीक है, आसान क्वेश्चन से पढ़िएगा। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, तो अब अच्छे से करिएगा, बिल्कुल आसान है। खंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा होता है, जो कि अलैंगिक जनन होता है, जिसको खंडित करके जो है हो जाते हैं। मुकुलन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, ईस्ट में, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एड्स का कारण क्या है? विषाणु। अगर एड्स का क्या नाम है ये, और आप साथ ही एड्स आया है तो इसके जो है वायरस को ध्यान रखिएगा, HIV वायरस होता है, इसके पूरा नाम जरूर ध्यान रखेंगे एड्स का। अगला प्रश्न है, म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है, तो बीजाणु के द्वारा होता है। कायिक प्रबंधन संभव है पर किसी के द्वारा भी। दो निषेचन पाया जाता है आवृतजीवी पौधों में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगले पढ़ेंगे, तने पर अपस्तन कलियाँ पाई जाती हैं, आलू में पाई जाती हैं, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जो कवर जरूर करके जाइएगा। बायोलॉजी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिसर्च किया है मैंने दोस्तों। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद फल में बदलता है। देखिए, निषेचन के बाद फल काय में बदल जाता है? जी, अंडाशय में बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पराग नली में नर मेरुक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, X और Y। नर की कही तो XY होती है। मुकुलन में हाइड्रा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा। हाइड्रा ना होता तो ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है, ये द्वैता संघ क्रॉसेस, ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आ जाए तो उसमें आप जो है मंडल के आर्य खींचेंगे तो इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समझात अंगों का उदाहरण है, उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये वही है समझात के ये जीन शब्द का सबने किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? जोहानसन ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो आप जानते हैं चिंपैंजी बंदर जो है वो लगभग मनुष्य की तरह ही माना जाता है, ठीक है। तो अगला है, मटर के शुद्ध और लंबे बोने का संकरण कराए तो कैसी पीढ़ी को कहा जाता है? संकर लंबे कहा जाता है, ठीक है। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं जाइगोट जो होता है उसमें 2 ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल ईस्ट के द्वारा होता है। एक संकर F2 पीढ़ी में शुद्ध संकर गुणों को वाले पौधों को प्रतिशत अनुपात होता है, 1:1 होता है दोस्तों।
ठीक है, 1:2 फिर 1:1। ठीक, आगे बढ़ेंगे। टी का प्रकार की क्रॉस से संतान उत्पन्न होगी, सब उत्पन्न होगी। टी का क्रॉस कराएंगे तो देखो टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो टी बनेगा, फिर टी बनेगा। इस प्रकार से सभी होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या है? तो डीएनए होता है दोस्तों। अच्छे से कवर करना, बहुत आसान है, आराम से करते जाइएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको अगर अच्छे से आती है तो मान के चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि अब फिजिक्स को भी हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, आप देख लीजिएगा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसमें चिन्ह दिए नहीं गए तो हमें चिन्ह पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर कुछ चिन्ह होता, देखिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की दुगनी होती है। हमें फोकस दूरी चाहिए तो आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो जिसकी फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या निकालना तो इसकी दुगनी कर दो, यानी 20 हो जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है आप देखेंगे, इतनी है, जिसकी वक्त इतना है तो उसका फोकस दूरी नहीं कर पाएंगे, आधी कर देंगे, है कि नहीं है। अब फिर अब अगली बार में सूत्र पूछा तो F बराबर R/2, ये सही हो गया अपना, है कि नहीं है। यानी बहुत सरल है क्वेश्चन, आपके ऐसे ही आना है पेपर में, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं पेपर आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं किसी भी अवतल दर्पण बना फिर देखिए, अभी आप जो है पेन कागज उठाइए और अवतल दर्पण की जितनी भी आप की 6 स्थितियाँ होती हैं उनको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? देखिए, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो घर्षण के कारण उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी तो वक्रता जितनी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 दुगना कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लगा लेंगे, आसान। चंद्रमा देखने पर आकाश दिखाई देता, चंद्रमा से देखना तो काला दिखाई देगा दोस्तों। कैसे दिखाएगा, काला, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल में वो है नहीं है, जिस वजह से उसका जो विकिरण हो नहीं पाएगा, इसलिए काला दिखाई देगा हमें। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन से आप करिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें नज़र आ रहे हैं हम आपको एक्सप्लेन करते हुए भी जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। देखिए, विचलन सबसे ज़्यादा नीचे चला जाता है बैगनी, तो बैगनी के सबसे ज़्यादा, और सबसे कम पूछे तो वो है लाल रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और जबकि पदार्थ में इसकी चाल इतनी है तो आपको अपवर्तनांक निकालना है, बस दोनों का भाग कर दो, आ जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश का रंग दिखाई देता है, विकिरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रांति कोण का मान सबसे अधिक होता है? देखिए, लाल रंग जो जितना कम होगा वो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये सूत्र है, उत्तल लेंस डायोप्टर इतनी है। देखिए, डायोप्टर दिया है तो मतलब इसकी फोकस दूरी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, सीधा से सीधा हम जो है 100/F मतलब जो है क्षमता बराबर कितना कर देंगे, 100/F, यहाँ से 50 निकल आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सब आप निकाल लेंगे, सवाल डायोप्टर से संबंधित है। अगला प्रश्न जिस प्रकार से लगाइएगा, आपको ज़रूर आंसर जो है आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके आंसर उसी में 100 भी दिए गए हैं। वैसे एक्सप्लेन फिजिक्स में तो नहीं मैं मानता कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया जाता है तो अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कौन सा, अवतल दर्पण। दूरदर्शी के लिए कौन सा, दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस। ठीक है, समझ गए होंगे। अब लिखा है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना से पीछे बनता है दोस्तों। ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जो है और क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना है जो कि ओम के नियम पर आधारित रहेंगे। मैंने आपको हिंट दी है, आप जो है ऑप्शन आपके सामने न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। लिखा है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने, आप जानते हैं 746 वाट की होती है। देखिए, दोनों साइड देखते जाइएगा, उत्तर
प्रश्न का आपको मैं पैटर्न दिलाना चाहता हूँ कि आप कैसे रहे क्वेश्चन रेलवे में, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर आया हूँ। तो आशा है कि आप जो इन क्वेश्चंस को कवर कर लिए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो हो गई ज़्यादा लेंथी, इसलिए हम वीडियो को इसमें इतना ही रोकते हैं। आप जो है क्वेश्चंस को स्क्रॉल करके देखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा वो हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। चलिए पहले हम आपको पीडीएफ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है। ध्यान रखेंगे, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान अच्छे से रखना है, सादे सादे से राशियाँ भी पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही है कि आप जो है कम समय है, बस रिवीजन के लिए ज़्यादा थ्योरी को पढ़ेंगे तो टाइम लॉस होगा। आप तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन और जो है जो तरीके हैं वो सभी पढ़ें, ठीक है। सादे सादे से राशियाँ भी अच्छे से पढ़ लें, उनके मात्रक पढ़ लें अच्छे से, तो जो है आपको पेपर ज़रूर अच्छा बनेगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।